अफ़गानिस्तान आज वो कंट्री है जिसको दुनिया का बच्चा बच्चा जान रहा है और इसकी इतनी पॉपुलैरिटी के पीछे है वहाँ का एक ग्रुप जिसका नाम है तालिबान। उस तालिबान ग्रुप ने आज इस कंट्री पे कब्जा कर लिया है और जब से उन्होंने अपनी जो एंट्रेंस है वो काबुल में रखी है, अपना जो पैर है वो काबुल में रखा है और ख़ास करके जो अशरफ गनी थे वहाँ के प्रेसिडेंट, जब से वो देश छोड़ के गए हैं उस दिन से पूरे का पूरा देश अब तालिबान के कब्जे में। तो ये स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? तालिबान कौन है? उसके पास इतनी जुर्रत कैसे है कि वो प्रेसिडेंट के हाउस तक पहुंच गया? और अफ़गानिस्तान की कंट्री का सिस्टम फेल कैसे हो गया? इस सब क्वेश्चन के आंसर आपको इसी लेक्चर में मिलेंगे और इसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा 1978 में। तो चलो चलते हैं उस हिस्ट्री के कुछ पन्नों में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फ़तेह सिंह। तो चलो शुरू करते हैं जी। ये बात है सन 1978 की। उस टाइम पे वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम था मोहम्मद दाऊद खान। ये वो पर्सनैलिटी थी जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे अफ़गानिस्तान के। तो इनके खिलाफ काफ़ी रेवोल्यूशन चल रहे थे और एक रेवोल्यूशन का नाम था सौर रेवोल्यूशन। अब इस रेवोल्यूशन को सपोर्ट कर रही थी कम्युनिस्ट पार्टी। अब हमें पता है कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो रशिया में मिलती है हम लोगों को। मीन्स जो रशिया था वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पूरे के पूरे रेवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहा था। और रशिया की इतनी अच्छी सपोर्ट थी कि वहाँ से इस प्रेसिडेंट को हटाने के बाद, मीन जो मोहम्मद दाऊद खान थे, इस पर्सनैलिटी को हटाने के बाद वहाँ पर एक नई गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट होती है। और वो जो नई गवर्नमेंट आएगी वो कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट होगी और उस पार्टी का नाम था पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान। तो ये वो लोग हैं जो उस रेवोल्यूशन में शामिल हुए थे और इन्होंने इसको गद्दी से हटा दिया। इस प्रेसिडेंट को गद्दी से हटाने के बाद नए प्रेसिडेंट को इस्टेब्लिश कर दिया। अब जो नए प्रेसिडेंट आए थे वो थे ये पर्सनैलिटी, ये महाशय हैं। अब इनको पोस्ट से हटाने के बाद जो नए प्रेसिडेंट बने उनका नाम था नूर मोहम्मद तारकी। तो जो नूर मोहम्मद तारकी हैं ये नए प्रेसिडेंट बनते हैं और इनको वहाँ से हटा देते हैं। और याद रखना ये कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, मीन्स जो सोवियत अलाइंड है, जो रशिया है उसने हेल्प करी थी ये गवर्नमेंट बनाने के लिए। अब जैसे ये गवर्नमेंट आती है एक टाइम में बिल्कुल ही वहाँ का सिस्टम चेंज हो जाता है। अब ये कम्युनिस्ट पार्टी थी, इन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लेके आए। जैसे वोमेन को काफ़ी आज़ादी मिल गई। अब वोमेन अपने घर से बाहर निकल सकती, जो औरतें थी वो काम पे जा सकती थी। अब इनकी सोच काफ़ी लिबरल थी। एक रेडिकल सोच होती है कि जो औरत है उस पर अत्याचार करना, उसको काम ना करने देना, ये सारा सिस्टम था। लेकिन जैसे ये गवर्नमेंट आई इन्होंने सिस्टम बड़ा मॉडर्नाइज कर दिया। जैसे बाकी कंट्रियों में था कि अब जो लड़की है, औरत है, लड़की है, स्कूल जा सकती है, वो कॉलेज जा सकती है, औरत है वो काम पे जा सकती है, वो मीडिया में काम कर सकती है। मीन्स वो सारे काम अब कर सकती थी जो पूरे वर्ल्ड में कर रहे थे वो औरतें अफ़गानिस्तान की वो काम कर पा रही थी। लेकिन अगर मैं उस टाइम के रूरल एरिया की बात करूँ, मीन्स जो गांव थे, देहात एरिया था, उसकी बात करूँ तो वहाँ पर वुमेन की कंडीशन अभी भी अच्छी नहीं थी। वहाँ पर अभी भी ट्रेडिशनल मेथड चल रहे थे कि वुमेन ने वो बुर्का डाल के रखना है वो अच्छे से। और जो मर्द थे वो काफ़ी अनहैप्पी थे इस जो चेंजेस आए थे इससे। मीन्स अगर मैं बात करूं उस टाइम के जो लोग थे वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुके थे। एक थे अर्बन लोग जो शहरों के लोग थे और दूसरे थे गांव के लोग। अब गांव के लोग बात करते थे कि इनको इज्जत की बात करेंगे, ये उनके जो रिफॉर्म्स हैं उनसे उनसे इतने खुश नहीं थे। इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया, एंटी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। इन्हीं प्रोटेस्ट के बीच बात आ जाती है सितंबर 1979 की। और इसी टाइम पीरियड में क्या होता है कि जो पर्सनैलिटी थी उस टाइम के प्रेसिडेंट थे नूर मोहम्मद तारकी, तो इनकी हत्या कर दी जाती है। अब इनके बाद आते हैं दूसरे प्रेसिडेंट जिनका नाम था हाफिज उल आमिन। तो ये भी दिसंबर 1979 तक ही रह पाते हैं क्योंकि इनकी भी बाद में हत्या हो जाती है। तो दो लगातार प्रेसिडेंट की हत्या हो जाएगी। अब ये हत्या कौन कर रहा है? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि उस टाइम के जो रूरल एरिया के लोग थे, जो गांव वाले लोग थे, वो इस गवर्नमेंट से खुश नहीं थे। जो सिटी थी वो सिटी और गांव दो पार्ट में डिवाइड हो चुके थे। पूरी की पूरी कंट्री, एक गांव वाला एरिया मीन्स जो विलेज एरिया था, दूसरा जो एरिया था वो सिटी वाला एरिया, वो आपस में डिवाइड हो चुके थे। अब जब दो प्रेसिडेंट की हत्या होती है और हमें पता है कि इन प्रेसिडेंट को, अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो इसको सपोर्ट कर रहा था रशिया, उस टाइम का जो सोवियत था, यूएसएसआर था। अब उसने अपनी आर्मी काबुल में डिप्लॉयड कर दी, उसने अपनी आर्मी भेज दी कि अब हम लोग डायरेक्टली सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को। अब बाबरक करमल नए प्रेसिडेंट बनते हैं, ये पर्सनैलिटी है जी। अब ये जो पूरी स्टोरी है ये अमेरिका दूर बैठा देख रहा है और जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर, वो देख रहे थे कि ये चल क्या रहा है। और इवन जो बाकी पूरे यूरोप था वो भी सोवियत जो रशिया था उसकी कंडीशन को देख रहा था कि रशिया कैसे अफगानिस्तान पे कब्जा करी जा रहा है।
क्योंकि अभी लगातार 3 प्रेसिडेंट है जो उन्होंने अपनी मर्जी से बनाए हैं। और हमें ये भी पता है कि अफ़गानिस्तान में जो ट्रेडिशनल पावर्स थी, मीन जो रूरल लोग हैं, गाँव के लोग हैं, वो खुश नहीं इनसे और वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनके खिलाफ। तो अगर कहीं भी रशिया होगा तो उसके ऑपोजिशन में यूएसए आएगा ही आएगा, ये पक्का पता है हम लोगों को। और अगर कहीं यूएसए है तो उसके ऑपोजिशन में रशिया ने भी आना है, ये भी पक्का ही है। अब धीरे धीरे फिर क्या होता है, एक मुजाहिदीन एक नया ग्रुप बनता है। वही बात जो गांव वाले लोग थे, अब गांव वाले लोगों ने ग्रुप बना लिया। उनको सोवियत ट्रूप्स, जो सोवियत आर्मी के फौजी थे, उनका यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था मुजाहुद्दीन। अब वो इन फौजियों से लड़ रहे थे। ये रहे जी वो गांव वाले लोग जिन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, और ये रहे रशिया के सोल्जर्स। अब इन दोनों में फाइट हो रही है। जो रशियन फौजी थे उन्होंने सिटीज़ को कब्जा करके रखा था, सिटीज़ पे। और जो ये दूसरे लोग थे मुजाहिदीन, इन्होंने जो रूरल गांव वाले एरिया थे उस पर कब्जा करके रखा था। मीन्स जो कंट्री है अब 2 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। एक साइड में है मुजाहिदीन और दूसरी साइड में है रशियन लोग, रशियन ट्रूप्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कंडीशन आज कुछ प्रेजेंट डे जैसी नहीं लग रही, जब अमेरिका के पास था पूरे का पूरा कंट्रोल अफ्रीका, जब अमेरिका के पास था कंट्रोल पूरे का पूरे अफगानिस्तान का, और जो गांव वाले एरिया थे वहाँ पर तालिबान का कंट्रोल था। तो ये कुछ ऐसी पोजीशन है, ऐसी ही सिचुएशन है। और जो मुजाहिदीन था, अब उसको सपोर्ट कौन कर रहा था, क्योंकि उस टाइम की गवर्नमेंट के सपोर्ट में था यूएसएसआर। अब उनके अगेंस्ट चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो चाइना हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, सऊदी अरेबिया हो, इजिप्ट हो, तो ये वो लोग थे जो हेल्प कर रहे थे मुजाहिदीन की। मीन्स वो लोग जो गांव के एरिया में कंट्रोल करके बैठे थे। और जब भी ऐसी कंडीशन होती है हमें पता होता है कि जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे होंगे वो होते वहाँ के गांव के लोग और सिटीज़ के लोग, वहाँ की पॉपुलेशन। अब इस कंडीशन में ना तो वहाँ पर कोई काम है, रोजगार है, और लोगों के मन में डर देखो कितना है। फौजी आ रहे हैं, गोली चला रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, उनके पास कोई भी काम नहीं है, कोई पैसा नहीं है, बड़ी गरीबी है, लोगों के पास कोई काम नहीं है, और लोग भूख से मर रहे हैं। अब बच्चे हाथ में बैनर लेके कहते हैं कि आई एम हंग्री, मेरे को भूख लगी है, मेरे को खाना दो। और इस कंडीशन में जो सबसे ज़्यादा बुरा हाल होता है वो होता है वोमन का। वोमन के साथ काफ़ी सारा ज़बरदस्ती हो रही थी, रेप हो रहे थे वोमन के साथ, उनकी ट्रैफिकिंग हो रही थी, और मीन्स उनकी लाइफ तो बिल्कुल ही नर्क बन चुकी थी। अब वहाँ से लोगों को लगा कि अब अफ़गानिस्तान में रहना ठीक नहीं है। ये 1980 की बात चल रही है। तो उनको लगा कि वो जो रिफ्यूज़ी लोग थे, उनको लगा, उनकी निगाह टिकी भारत की ओर की। भारत ऐसी कंट्री है जहाँ पर पूरा पीस है, लोग बड़े एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं। तो उन्होंने अपने बैग उठाए और इंडिया की ओर चलना स्टार्ट कर दिया। अब उनके पास इंडिया के साथ साथ एक दो और ऑप्शन थे, एक था ईरान और दूसरा था पाकिस्तान। तो अफ़गानिस्तान के रेफ्यूजियों ने इन 3 कंट्रीज़ की शरण लेनी ही मुनासिब समझी। और इसी स्टोरी के बीच में जो सोवियत ट्रूप्स होते हैं, अगर मैं बात करूँ रशिया के फौजियों की, तो उनको लगता है कि अब हम लोगों को देश छोड़ के जाना चाहिए। और 1989 में वो अफ़गानिस्तान को छोड़ने की बात करते हैं। अब टैंकों पे बैठे और बाय बाय कर रहे हैं और जा रहे हैं। ये देखो कितने खुश है, कहते हैं कि अब हम अपने देश जा रहे हैं। तो मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 9 साल ये अफ़गानिस्तान में रहे और अपने घर जा रहे हैं। अब जैसे ये घर जाएंगे तो 9 साल में वहाँ पर कितना नुकसान हुआ। कहते हैं कि 20 लाख अफ़गानिस्तान के जो लोग थे, वो वहाँ के सिविलियन थे, उनकी डेथ हो जाती है। अब लोग अपने हाथों में बॉडीज़ लेके जा रहे हैं, देखो कितनी सारी बॉडीज़ वहाँ पर मूव कर रही हैं। तो 20 लाख लोगों की हत्या होती है। उनको मारने के बाद ही ये लोग जाएंगे। अब जैसे ये लोग 1989 की बात है, जैसे जो रशियन लोग हैं वो वापस जाएंगे, तो कौन होगा वहाँ पर? अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट होगी, जो सिटीज़ में जिसका कंट्रोल था, और अपोजिशन में कौन थे? वो लोग जिनका गांव के एरिया में कंट्रोल था, जिसको हम लोग बोलते हैं मुजाहिदीन। अब जो लड़ाई है वो गवर्नमेंट और मुजाहिदीन के बीच में डायरेक्ट हो रही है। अब आप सोच रहे हो कि यही स्टोरी तो अब बनी थी, अमेरिका छोड़ के चला गया और जो तालिबान एंड जो सिटी की गवर्नमेंट है वो आपस में लड़ रही थी, जो अशरफ गनी थे। तो हाँ जी, जो हिस्ट्री है वो रिपीट होती है। और ये जो मुजाहिदीन थे, इन्होंने 1992 में आते आते काबुल पे कब्जा कर लिया। और उसके बाद 1994 में एक ग्रुप बनता है कंधार में, स्टूडेंट का, ठीक है, और वो कंधार की सिटी को भी कब्जे में ले लेते हैं। और इसी ग्रुप को हम लोग बोलते हैं तालिबान। और धीरे धीरे तालिबान क्या करता है, ये रहे जी तालिबान, उस टाइम के जो तालिबान बने। और धीरे धीरे ये क्या करेगा, जो तालिबान है वो 1996 में आते आते, मीन्स 1996 में आते आते जो काबुल है उसको भी अपने कब्जे में ले लेंगे।
अगर मैं 1998 की बात करूं तो पूरी की पूरी कंट्री लगभग तालिबान के कब्जे में थी। और तालिबान ने जो कंट्रोल था वो 1996 से लेकर 2001 तक पूरी की पूरी कंट्री पे कंट्रोल करके रखा। और अब हमें पता है कि ये वो लोग थे जो गाँव में से निकल के आए थे। और हमें ये भी पता है कि इनका ट्रेडिशन क्या था। ये वुमन पे चाहते थे कि स्ट्रिक्ट लॉ लगे, उनको बुर्का पहन के रखना है, वो काम पर नहीं जा सकती। तो इनकी जब पावर आई तो इन्होंने वो जो इस्लामिक लॉ थे वो इम्प्लीमेंट करने स्टार्ट कर दिए। और जैसे ये लॉ स्टार्ट होंगे तो जो वुमन की कंडीशन है वो फिर से काफ़ी बेकार हो जाएगी, क्योंकि गाँव में तो पहले से ही काफ़ी बेकार थी, अब सिटीज़ में भी हो जाएगी। अब जो सिटीज़ की वुमन थी जो पहले कहीं काम पे जा सकती थी, जो बुर्का नहीं पहनती थी, अब उनके लिए भी ज़रूरी होगा कि वो बुर्का भी पहनेगी और वो काम पे भी नहीं जाएगी। अब हम लोग देख रहे थे कि तालिबान है कौन आखिर, जिसकी अभी हम बात करें कि तालिबान पावर में आ गया। तो ये तालिबान क्या है, एक इस्लामिक फोर्स है तालिबान, जिसकी जो फाउंडेशन हुई थी वो सदर्न अफगानिस्तान में, मीन साउथ के अफगानिस्तान में हुई थी। और जो फाउंडर थे तो ये पर्सनैलिटी थी तालिबान के फाउंड करने के लिए, उनका नाम है मुल्ला मोहम्मद उमर। तो जो उमर है वो ये पर्सनैलिटी है, और ये पश्तूनी ट्राइब से रिलेट करते थे, और यही मुजाहिदीन के कमांडर बने थे। ये वो पर्सनैलिटी है जिन्होंने काफ़ी हेल्प करी थी जब जो सोवियत वाले गए थे ना ट्रूप्स देश छोड़ के 1989 में। इन्होंने वो जो मुजाहिदीन था उसकी काफ़ी हेल्प करी थी, उनको यहाँ से भगाने के लिए ट्रूप्स को। कहीं ना कहीं जो सोवियत ट्रूप्स थे, वो सोवियत फौजी थे, वो इनसे दुखी होके गए थे, इनकी पावर इतनी ग्रो कर चुके थे। इन्होंने ही 1994 में तालिबान का इस्टेब्लिशमेंट करी, मीन्स तालिबान को इन्होंने बनाया था, फाउंड करा था। और इनका जो रूल था वो काफ़ी स्ट्रिक्ट था। इन लोगों ने टेलीविज़न देखना बैन कर दिया, म्यूज़िक को बंद कर दिया, और जो गर्ल्स, जो लड़कियां थी, स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, उनका जाना बंद कर दिया। और ये वुमन के ऊपर फोर्सफुली इंप्लीमेंट कर दिया कि वो बुर्का पहनेंगे आज के बाद। मीन्स अब ये वुमन थी, उनको ज़रूरी हो गया था कि उनको बुर्का पहन के रखना है। और जो तालिबान का कंट्रोल था वो पूरी कंट्री पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 1996 से लेकर 2001 तक था। और इस पीरियड में जो ह्यूमन राइट थे, जैसे हम लोग देख चुके हैं कि जो वुमन की कंडीशन, खास करके ह्यूमन राइट की अगर मैं बात करूँ तो वुमन की कंडीशन ज़्यादा ही बेकार हो चुकी थी, काफ़ी मर्सी भरी हो गई थी, मीन्स काफ़ी तरस आ रहा था उन लोगों पे। ये कंडीशन नहीं देखेगी अमेरिका से। हालांकि अमेरिका ने इनको पहले सपोर्ट किया था, लेकिन अमेरिका इनके खिलाफ इसलिए होता जो अमेरिका है, क्योंकि जो उसामा बिन लादेन था वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में छुपे होने की न्यूज़ थी इनके पास, अमेरिका के पास। और अमेरिका ने इनको बोला कि आप हमें जो बिन लादेन है वो दे दो। लेकिन जो बिन लादेन थे वो भी इनके ग्रुप के लोग थे। तो अमेरिका में जो एक, आपको याद होगा, वो जो अटैक हुआ था, बिल्डिंग में जहाज घुस गए थे, तो वो कहते हैं कि बिन लादेन ने करवाया था। अब अमेरिका को गुस्सा आता है कि देखो हमने आपको बनाया। आपने वो लास्ट स्लाइड देखी होगी जिसमें अमेरिका, चाइना और काफ़ी कंट्रीज़ ने इनकी हेल्प करी थी तालिबानियों की। अब यही लोग हैं, इनको आंखें दिखा रहे हैं कि हम लोग तो आपको बिन लादेन नहीं देंगे। तो अमेरिका ने क्या, अमेरिका के फौजियों ने क्या करा, अपने बैग उठाए और वो अफ़गानिस्तान में आ गए। अब उन्होंने तालिबान को वहाँ से हटाने के बाद वहाँ की गवर्नमेंट को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो, जो काम पहले रशिया कर रहा था अब वो काम कर रहा है यूएसए। और जो काम उस टाइम पे यूएसए कर रहा था, मीन्स जो लोकल लोग थे उनको सपोर्ट कर रहा था, एट प्रेजेंट वो काम रशिया कर रहा है वहाँ के लोकल लोगों को सपोर्ट करने का। तो ये जो बड़ी कंट्री होती है, इनको सही गलत से कोई मतलब नहीं होता, इनको मतलब होता है कि हम लोगों को सपोर्ट किसको करना है। और नॉर्मली ये उसी को सपोर्ट करेंगे। यूएसए रशिया के ऑपोजिट जाएगा और रशिया और यूएसए के ऑपोजिट जाएगा, इनको सही गलत से कोई भी मतलब नहीं है। और हमें पता है ये जो पर्सनैलिटी है मुल्ला उमर, इन्होंने तालिबान की फाउंडेशन करी थी, और 2013 में आते आते इनकी डेथ हो जाती है, ये मर जाते हैं। अब इनके बाद जो तालिबान के हेड बनेंगे वो ये पर्सनैलिटी है जिनका नाम है जी मौलवी हैब अतुल अखुंदज़ादा। तो ये पश्तूनी ट्राइब के लोग हैं, और ये करंटली लीडर हैं तालिबान के। एट प्रेजेंट यही पर्सनैलिटी है जो लीडर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, ये तो मैंने जैसे आपको बोला कि जो मौलवी हैं वो है लीडर हैं जी पूरे के पूरे तालिबान के। लेकिन ये जो मुल्ला बरादर है ये इस टाइम के प्रेसिडेंट के लिए सबसे बड़ी शख्सियत है, क्योंकि ये पॉलिटिकल है। तो जितनी भी बातें होती थी तालिबान की साइड से, यही उनको सपोर्ट करते थे। अब इनके बारे में तो आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, और इनकी काफ़ी स्टेटमेंट भी आ रही है। और जो प्रेजेंट कंडीशन है वो ऑलरेडी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ आपको, वो वीडियो मैं आपको लिंक में डाल दूंगा, आप उसको भी देख सकते हो।
जो अफ़गानिस्तान में प्रेजेंट सिचुएशन है। तो ये थी तालिबान और अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसे और भी इन्फॉर्मेशन से फुलफिल लेक्चर चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड वीडियो पे कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।